नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन अपने मुख्य टॉपिक क्रिया की तरफ बढ़ने से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो उन्हीं दो शब्दों में सबसे पहले अपन पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द देखते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली में आपके पास आज एक शब्द है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट अपन सामान्यतः इंग्लिश में ही प्रयोग में लाते हैं और हिंदी में इनका प्रयोग ही नहीं करते। इसको कहते हैं अनुबंध या करार। अनुबंध या करार कि उस दिन के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है, ये करार किया गया, अनुबंध किया गया है। तो इसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं? एग्रीमेंट। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है ALLOWANCE। इसे क्या बोलेंगे अपन? अलाउंस बोलेंगे। अलाउंस। अब अलाउंस क्या होता है? ये होता है भत्ता। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो उसे अगर मान लीजिए महंगाई हो गई तो महंगाई के लिए भी भत्ता मिलता है। तो इस प्रकार से मेन सैलरी के अलावा जो चीज मिलती है उसे अपन क्या कहते हैं? भत्ता कहते हैं। तो इस प्रकार से उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन? अलाउंस कहेंगे। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी में एक शब्द है तुठ्यम। तुठ्यम। अब ये क्या होता है कि सामान्यतः ये प्रसन्न होने से अर्थ लिया जाता है कि चलो वो टूटा तो सही, मतलब वो प्रसन्न तो हुआ। तो हाँ, कुछ जगह पर इसे टूटा भी लिख सकते हैं कि अच्छा टूट गया क्या, और इसे सामान्यतः शुद्ध रूप में टूटा ही बोला जाता है। तो इसका अर्थ कहाँ से लिया जाता है, किससे लिया जाता है? प्रसन्न होने से इसका अर्थ लिया जाएगा। उसके बाद यदि अपन अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द है जोवे। अब जोना या जोवे का मतलब होता है इंतजार करना। इंतजार करना। सामान्यतः भजन यदि आप यूं कहते हो, गाते हो तो कहते हैं ना, जोआ थारी बाट टड़ली। तो हम आपकी बाट जो रहे हैं, अर्थात हम बाट देख रहे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जोए का मतलब क्या हो जाता है? इंतजार करना हो जाता है। टूंटा का मतलब प्रसन्न होना। दोनों ही अलग से शब्द है, दोनों ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अपनी मेन क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में अपनों ने क्या देखा? एग्रीमेंट, अनुबंध या करार। उसके बाद अलाउंस यानी भत्ता, टूटा यानी प्रसन्न होने से, और उसके बाद अपनों ने जोवे। जोवे का मतलब इंतजार करना। अब अपन बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक कौन सा? क्रिया। क्रिया में अपनों ने कल पढ़ना शुरू कर दिया था प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब प्रयोग या रचना के आधार पर अपन जो क्रिया के भेद पढ़ रहे थे, उनमें अपन अगला भेद कौन सा पढ़ेंगे या कौन से पढ़ लिए थे? तो प्रयोग या रचना के आधार पर, इसमें अपनों ने दो भेद पढ़ लिए थे। अपनों ने सामान्य क्रिया देख ली थी कि जहां पर एक क्रिया हो उसे सामान्य क्रिया मान लिया जाता है, और जहां पर एक से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हो तो वहां पर संयुक्त क्रिया मान लिया जाता है। ये चीज अपनों ने देखी थी। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे भेद की, अत्यंत महत्वपूर्ण। सामान्यतः कुछ एग्जाम्स तो ऐसी होती हैं जिनमें, जैसे मतलब LDC की एग्जाम हो गई और पटवार की एग्जाम हो गई, उनमें कुछ एग्जाम में, पटवार में और SI में तो मान लीजिए कि बहुत अच्छी हिंदी आती है, परंतु कुछ एग्जाम ऐसी होती है जिनमें स्पेशली दिया जाता है कि क्रिया पढ़नी है और क्रिया में ब्रैकेट लगाकर दे देंगे अकर्मक, सकर्मक, साथ में पूर्वकालिक। या तो ये तीन दे दी जाती है या फिर अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, ये क्रियाएं दे दी जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है। कौन सा? पूर्वकालिक क्रिया। अब ये पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है,
पूर्व के काल में घटित होने वाली क्रिया, यानी पहले घटित होने वाली क्रिया। और कल अपनों ने इस बारे में विस्तृत चर्चा भी की थी, पहले घटित होने वाली क्रिया। इसमें अपनों ने देखा था कि सामान्यतः एक से अधिक क्रिया होगी। इसमें क्या होगा, एक से अधिक क्रिया होगी और सदैव है वो जो पहली क्रिया होगी वो पहली पूर्ण होगी और उसके बाद दूसरी क्रिया होगी। तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाती है, जो पहली क्रिया है ना, वहां पर जो पहली क्रिया जो पूर्ण हो चुकी है उसे पूर्वकालिक क्रिया नाम दे दिया जाता है। इस संबंध में अपन इतनी बात तो पिछली क्लास में कर चुके थे, परंतु मैं यहां पर एक चीज और भी बता देती हूं कि सामान्यतः किसी भी क्रिया के साथ, इसको आप नोट लगाकर लिख सकते हो, किसी भी क्रिया के साथ कर प्रत्यय जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जा सकती है। जैसे यदि अपन वाक्य देखें तो वाक्य अपने सामने ये है कि मीरा पानी पीकर सो गई। देखिए, पहले उसने पानी पिया, उसके बाद वह सोई, यानी पहली क्रिया पूरी हुई, उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू हुई। तो ये क्रिया कौन सी मान ली जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया मान ली जाएगी, ये अपन जानते हैं। यहां पर क्रिया कौन है, मेन मुख्य क्रिया कौन है, पीना, और पीना के साथ अपनों ने कौन सा प्रत्यय जोड़ा है, कर प्रत्यय। तो कर प्रत्यय जुड़ी हुई क्रिया सदैव कहां मानी जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया में मानी जाएगी। कर प्रत्यय वाली क्रिया सदैव कौन सी होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सदैव कर आए, कभी कभार एग्जाम में आरपीएससी कंफ्यूज करती है और कंफ्यूज करने के लिए जो कर है उसको साइलेंट कर देती है, यानी मीरा दूध पी सो गई, कर साइलेंट कर दिया, तो भी यह वाक्य कौन सा माना जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया का ही माना जाएगा। यहां पर रेखांकित करके दिया जाएगा कि ये कौन सी क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इससे संबंधित ही अपन एक नई चीज और देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया देख रहे हैं अपन, और एक से अधिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें पहली क्रिया पूर्ण होने के बाद यदि दूसरी क्रिया हो रही है और सीधी मतलब बराबर चल रही है तो संयुक्त होगी, और यदि एक की पूरी होने के बाद दूसरी हो रही है तो वहां पर पहले पूरी होने वाली क्रिया पूर्वकालिक में कहलाएगी। अब मान लीजिए कि ये भी दो क्रियाएं हैं, सोना और जाना, परंतु ये दोनों साथ साथ हो रही है, सो गई, तो इसलिए यहां पर तो संयुक्त क्रिया मानी जाएगी, इसमें पूर्वकालिक क्रिया मान ली जाएगी। उसके बाद अपन इसी से संबंधित एक चीज और देखते हैं। एक वाक्य आपके सामने और है, वाक्य क्या है आपके सामने, वाक्य है शिष्य गुरुजी को देखते ही कक्षाओं में चले गए। और यहां पर एक चीज और बता देती हूं, अपना क्रिया टॉपिक पूरा होने वाला है, और ये याद है ना आपको कि जैसे ही अपना टॉपिक पूरा होता है उससे संबंधित अपन प्रश्न करते हैं। तो जैसे ही ये क्रिया की क्लास पूरी हो जाएगी, या तो आज की क्लास में क्रिया पूरी हो जाएगी या कल की क्लास में हो जाएगी, जैसे ही क्रिया पूरी होगी वैसे ही आपको क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। अक्सर जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में आ चुके, वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।
तो देखते हैं कि आपने क्रिया टॉपिक को कितना अच्छे से पढ़ा है, आपको क्रिया टॉपिक कितना अच्छे से समझ में आता है और आप उन प्रश्नों में कितने प्रतिशत मार्क्स ला पाते हैं। तो उसके लिए तैयार रहिएगा और साथ साथ अभी से शुरू कर दीजिएगा इनका रिवीजन करना, क्योंकि पीछे अपन बहुत कुछ पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर ये वाक्य है कि शिष्य गुरुजी को देखते ही कक्षाओं में चले गए। देखते ही चले गए। अब पहले तो उन्होंने देखा, उसके बाद वो कक्षाओं में चले गए। तो हमारी पूर्वकालिक क्रिया की शर्त क्या है कि पहली क्रिया पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। और यदि पहली क्रिया पूर्ण हो रही है तो वो कौन सी मानी जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। यहां पर आपने देखा है कि देखते ही, यानी पहले देखा उसके बाद वो कक्षाओं में गए, तो इसलिए ये पहली क्रिया पूरी हो चुकी। तो क्या हम इसको पूर्वकालिक क्रिया मान ले? देखिए, मान लीजिए आपका ये प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है और इसमें आपसे क्रिया पूछी गई है कि इस वाक्य में इसमें कौन सी क्रिया है। रेखांकित पद में मैं लिख देती हूं, रेखांकित पद में कौन सी क्रिया है। अब आपके सामने विकल्प कुछ इस प्रकार से है। एक, सामान्य क्रिया। 2, संयुक्त क्रिया। 3, प्रेरणार्थक क्रिया। और 4, पूर्वकालिक क्रिया। ये लीजिए, ये आपके विकल्प हैं। शिष्य गुरुजी को देखते ही कक्षाओं में चले गए। रेखांकित पद में कौन सी क्रिया है? तो रेखांकित पद में देखते ही, जाहिर सी बात है पहले वाली क्रिया पूरी हो रही है, उसके बाद अन्य हो रही है, तो आप सीधा का सीधा कौन सी कर देंगे? पूर्वकालिक क्रिया कर देंगे। परंतु यहां पर विकल्प इस प्रकार से आ जाए, किस प्रकार से? ये तो हो जाए पूर्वकालिक क्रिया और इसके साथ साथ ये विकल्प आ जाए तात्कालिक क्रिया। तो विकल्प आप तात्कालिक करेंगे। क्यों करेंगे? पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इस चीज को समझते हैं। ठीक है, शिष्य गुरुजी को देखते ही कक्षाओं में चले गए, इसमें तात्कालिक क्रिया सही उत्तर माना जाएगा। हाँ, ये चीज अपन समझते हैं। देखिए, सामान्यतः कक्षाओं में जो तात्कालिक क्रिया है वो अलग से भेद के रूप में पढ़ाई जाती है, परंतु तात्कालिक क्रिया कोई भी अलग भेद नहीं होती। ये पूर्वकालिक क्रिया का ही उपभेद होती है। अपनों ने अभी पूर्वकालिक क्रिया के लिए देखा था कि किसी भी क्रिया के साथ अपन कर प्रत्यय जोड़ दें तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाती है? पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। क्रिया कौन सी होती है? पहले पूर्ण होने वाली क्रिया। ठीक है, पहले पूर्ण होने वाली क्रिया जिसके साथ कर प्रत्यय जोड़ दिया गया, पूर्वकालिक क्रिया। परंतु यदि पहले ही पूरी होने वाली क्रिया है और उसके साथ कर प्रत्यय न जोड़कर ही प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो पूर्वकालिक क्रिया का ही उपभेद तात्कालिक क्रिया माना जाता है। ये आपको विशेषतया ध्यान रखना है और यहां पर भी आप नोट लगाकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि किसी भी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो रही हो तथा उनमें पहली क्रिया के पूर्ण होने के
बाद अन्य क्रिया हो तो वहां यदि पहली क्रिया कर प्रत्यय के साथ न आकर ही प्रत्यय के साथ आए तो वहां तात्कालिक क्रिया मानी जाएगी। ये एक नियम है, किसी भी वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो रही हो और उनमें एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया हो रही हो, तो जो पहले पूरी होने वाली क्रिया है उसमें कर प्रत्यय की जगह ही प्रत्यय आ जाए तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया न मानकर तात्कालिक क्रिया मानी जाएगी। ठीक है, ये एक चीज स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके साथ एक चीज और बताती हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया कि किसी भी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो रही हो तथा उनमें पहली क्रिया के पूर्ण होने के बाद अन्य क्रिया हो तो वहां यदि पहली क्रिया कर प्रत्यय के साथ न आकर ही प्रत्यय के साथ आए तो वहां तात्कालिक क्रिया मानी जाएगी। कौन सी क्रिया? ही प्रत्यय वाली क्रिया। उसके बाद यहां पर एक चीज और लिखो आप, परीक्षा में तात्कालिक क्रिया विकल्प में नहीं होने पर पूर्वकालिक क्रिया मान ली जाएगी। ये लो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं आपको दोनों से संबंधित उदाहरण बता देती हूं ताकि आपका ये चीज भी अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, तो यहां पर आपके समक्ष उदाहरण है। एक वाक्य आपके सामने है कि माधव मुस्कुराकर, आपको मैं बता देती हूं, देखिए सामान्यतः मुस्कान शब्द में आधा स आता है परंतु ये शुद्ध नहीं होता। विडंबना की बात यह है कि हिंदी किताबें ही उसको आधे स के रूप में लिखती हैं परंतु ये शुद्ध नहीं होता। माधव मुस्कुराकर चला गया, ये वाक्य है। अगला है माधव मुस्कुराते ही चला गया। अब यहां पर तो मुस्कुराकर कर प्रत्यय है तो यहां पर तो पूर्वकालिक क्रिया और यहां पर मुस्कुराते ही प्रत्यय है तो यहां पर तात्कालिक क्रिया। उसी प्रकार से एक वाक्य, बच्चे पिताजी को देखकर सो गए। अब यहां पर देखकर यानी पहले उन्होंने देखा उसके बाद वो सो गए तो कर प्रत्यय आया है तो कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया मान ली जाएगी। और यदि यूं आ जाए कि बच्चे पिताजी को देखते ही
सो गए। अब देखते ही सो गए। अब यहां पर देखना के साथ ही प्रत्यय है, तो यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? तात्कालिक क्रिया मानी जाएगी। और आपको मैं बता देती हूँ, ये कोई पूर्वकालिक क्रिया का अलग से भेद ये कोई क्रिया का अलग से भेद नहीं है, ये पूर्वकालिक क्रिया का ही उपभेद माना जाता है। और वो भी तभी हमें करना है जब एग्जामिनर अपने से जानना चाहता हो कि भाई आप पूर्वकालिक क्रिया अच्छे से पढ़कर आए हो कि नहीं, आप तात्कालिक तक पहुंचे थे कि नहीं, तब अपने को करना है। अन्यथा अपने को इस तक नहीं पहुंचना, अपने को सिर्फ पूर्वकालिक तक ही रहना है। यानी विकल्प में यदि तात्कालिक आ जाए ही प्रत्यय वाले में, तो ही तात्कालिक करना है, अन्यथा अपने को उसमें पूर्वकालिक क्रिया ही कर देना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये उदाहरण आप नोट करेंगे ताकि आपको इन फ्यूचर आगे कभी भी आप देखें तो अच्छे से आपको याद आ जाए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ, अगली क्रिया की तरफ। अब अगली क्रिया कौन सी है, अगली क्रिया कौन सी कहलाती है? तो अगली क्रिया की बात यदि अपन करें तो ये भी महत्वपूर्ण भेद माना जाता है। अगला भी कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणा क्या होती है? किसी और को देना, ठीक है। प्रेरणा का मतलब होता है कि प्रेरित करना। प्रेरित करना, प्रेरणा का मतलब प्रेरित करना। जहां कहीं भी व्यक्ति, मैं परिभाषा लिख देती हूं, एक बार कमेंट भी आया था कि परिभाषा पूरी लिखो, तो यहां पर मैं लिख देती हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। जहां पर, या यूं कहें कि यदि किसी वाक्य में व्यक्ति स्वयं कार्य न करके अन्य किसी से करवाता है, अन्य किसी से करवाता है, तो वहां क्रिया का वह रूप प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। ये यदि किसी वाक्य में व्यक्ति स्वयं कार्य नहीं करके किसी अन्य से करवाता है तो क्रिया का वो रूप। अब देख लीजिए, अब यहां पर भी मैंने क्या किया? करवाना। अब स्वयं कर रहा है तो वो तो करना हो गया। अब करना की जगह कराना आ जाए तो कराना भी प्रेरणार्थक है, करवाना आ जाए तो करवाना भी प्रेरणार्थक है। सामान्यतः कराना तो पूर्व प्रेरणार्थक मान ली जाती है, प्रेरणार्थक मान ली जाती है, क्योंकि सिर्फ यूं कहा कि कराना यानी उससे करा रही है, और करवाना आ जाए तो ये द्वितीय, इसे प्रथम भी कहते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक या पूर्व प्रेरणार्थक, इसे द्वितीय प्रेरणार्थक, यदि पूरा नाम भी लिखें तो द्वितीय प्रेरणार्थक इसे कहा जाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। यानी कहीं पर यदि आना प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो वहां पर तो प्रथम प्रेरणार्थक, और कहीं पर यदि वाना प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो वहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक मानी जाती है। तो सामान्यतः अपन यूं भी कह सकते हैं कि किसी क्रिया के साथ आना या वाना प्रत्यय जोड़कर प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जा सकती है। अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं दोनों की दोनों। तो यहां पर आप इन चीज को विशेषतया नोट करेंगे। पहली बात तो
यदि किसी वाक्य में व्यक्ति स्वयं कार्य नहीं करके किसी अन्य से करवाता है तो वहां पर वह क्रिया का रूप क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक। दूसरी बात, यदि किसी में आना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, किसी क्रिया के साथ आना जुड़ा है तो उसे तो प्रथम प्रेरणार्थक माना जाएगा, और वाना जुड़ा हुआ है तो वहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, एक तो प्रथम प्रेरणार्थक और एक द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पर यदि अपन सामान्य सी बात करें तो किसी क्रिया के साथ आना या वाना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रियाएं बन जाती है। तीनों की तीनों महत्वपूर्ण बातें हैं, तीनों की तीनों बातें हैं वो विशेष तौर पर नोट कर लेंगे। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं इससे संबंधित कुछ उदाहरण, कुछ विशिष्ट बातें। तो यहां पर अपन प्रेरणार्थक क्रिया से संबंधित ही कुछ विशिष्ट उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए आपके समक्ष एक उदाहरण है, आपके समक्ष एक उदाहरण है कि बोलू नौकर से चाय बनवाता है। अब यहां पर भोलू स्वयं कार्य नहीं कर रहा परंतु करवा रहा है। मान लीजिए सीधा यूं होता कि नौकर चाय बनाता है तो भी ये प्रेरणार्थक नहीं होते। प्रेरणार्थक तभी है जब भोलू ने कहा और नौकर ने बनाई, यानी भोलू ने किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाया, भोलू किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है वो काम करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर भोलू नौकर से चाय बनवाता है। अब ये बनवाना क्या होगी? ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। और सामान्यतः आपको मैं बता देती हूँ कि वाक्य में प्रयोग जब अपन करते हैं तो अधिकतर द्वितीय प्रेरणार्थक ही आती है, और सामान्यतः यदि प्रथम प्रेरणार्थक से संबंधित कोई वाक्य आएगा तो उसमें सीधे की सीधे यूं होगा कि निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, तो उसमें होगा कराना, पढ़ाना, इस प्रकार से। चलो अपन आगे देखेंगे, एक दो उदाहरण इसके देखते हैं, उसके बाद अपन प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक को अलग अलग से समझेंगे। मान लीजिए एक वाक्य और है, मां आया से बच्चे को दूध पिलवाती है। अब मां क्या कर रही है? मां स्वयं दूध नहीं पिला रही, मां आया को कह रही है कि भाई तू बच्चे को दूध पिला, तो उसने दूसरे से काम करवाया, तो ये पिलवाना जो है वो कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और उदाहरण देख लें तो रवीना दर्जी से कपड़े सिलवाती है। अब रवीना खुद सिलाई नहीं कर रही, रवीना दर्जी से सिलाई करवा रही है, तो यहां पर जो सिलवाना क्रिया होगी वो कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक के उदाहरण भी देखेंगे। हाँ, तो यहां पर प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या अंतर होता है, तो उस चीज को यदि अपन देखें तो देखिए, सामान्यतः खाना यानी वह खाना खा रहा है, ठीक है, तब तो क्रिया कौन सी होगी? मुख्य क्रिया होगी। अब इसका खिलाना आ गया, खाना खिलाना, किसी और से खिलाना, तब क्या हो जाएगी? प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी। और यदि आ जाए खिलवाना, यानी वह किसी और से खिलवा रही है, तब कौन सी प्रेरणार्थक आ जाएगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगी। उसी प्रकार से कोई काम करना तो क्या होगी? मुख्य क्रिया होगी, मूल क्रिया होगी। अब इसका मैंने बना दिया कराना, तो कराना कौन सी होगी? प्रथम प्रेरणार्थक होगी। और यदि इसका इस रूप से आ जाए करवाना, तो ये कौन सी होगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। तो उम्मीद करती हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आई होगी, परंतु आपको मैं
फिर से बता देती हूं कि पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक दोनों ही क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो इसलिए आप इनको विशेष रूप से समझिएगा। और वैसे तो मैंने उदाहरण दे दिए हैं, परंतु कल अपन फिर से देखेंगे थोड़ा बहुत और आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।